तो दूसरे के जैसे हमें P इंटू वी दिया, सपोज वी हैव द रिलेशन P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। तो हमें ये प्रूव करना है P इंटू डी वी इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, V इंटू डी, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के सिचुएशन में ये हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जब आएगा ना, वहां पे हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हमें स्लोप निकालना पड़ता है डीपी बाई, आइदर वी हैव टू प्रूव दिस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रूव दैट डीपी बाई डीवी is equal to minus P by V, which will be the slope of the graph where P is pressure and V is volume। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। वन आई विल टेल यू, अदर यू हैव टू डू इट। ठीक है, तुम लोग टाइम से ज्वाइन किया करो। ऋतिक शर्मा, डोंट बी लेट इन द क्लास। ठीक है, देखो, तो ये P, इसको क्या करेंगे, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P और V, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। We can just differentiate with respect to P or V. Okay. Differentiate with respect to P कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे शाश्वत, कैन यू टेल मी हाउ टू डू दिस? और ईशान, एनीबॉडी? कौन सा रूल लगाने वाले हैं इसमें हम लोग? दिस इज द टू, दोनों वेरिएबल है, P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तभी तो कांस्टेंट आएंगे प्रोडक्ट उनका। दोनों वेरिएबल हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, P एंड V का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट टर्म इंटू प्रोडक्ट वाला फार्मूला याद है तुम लोगों को? फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, डी बाई डी वी, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट साइड में कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जीरो है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, P dV बाई डी 1 हो जाएगा, प्लस V dP बाई डी एज इट इज। तो हमें क्या प्रूफ, dP बाई डी लाना है, dP बाई डी जो है हमें लाना है। तो ठीक है, तो बाकी टर्म को उधर भेज देंगे हम। V dP बाई डी, P को उधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, therefore dP by dV is equal to minus P by V। ये प्रूव हो गया, देखो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते, क्रॉस, we could have written like this also, V dP प्लस P dV is equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले आएंगे टर्म्स को, लेफ्ट साइड में ले आएंगे टर्म्स को। हिमांशु, ज्वाइन द क्लास इन टाइम, लेट मत हो। होमवर्क डिस्कशन छूट जाता है तो फिर आगे से समझ में नहीं आएगा। तो ये नया कोई होमवर्क नहीं था, नया क्वेश्चन था। देखो, सी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, आगे चल के हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। हम लोग जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वी कॉल इट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें हमें ये प्रूव करना था
तो डिफरेंट प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और विद रिस्पेक्ट टू वी आर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल। बस dv बाई dv 1 हो जाएगा और dp बाई dv ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें वो निकालना भी था dp बाई dv। तो आइदर यू राइट इन दिस फॉर्म या फिर इस फॉर्म में भी कभी कभी लिखा जाता है। तो ये हमें वहां पे करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, ऑलराइट। इसको तुम अगर अच्छा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी लिखा था कि हमने, यहाँ पे वी कर लो, पी से भी करके देखेंगे ना तभी भी सेम आएगा। हमने यहाँ पे वी से किया तो ऊपर पी काट के वी। इसमें कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो, अनम्यूट एंड आस्क। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं ये वाला, पीवी टू द पावर गामा, ये होमवर्क के लिए। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज गामा इटसेल्फ इज कांस्टेंट। गामा एक कांस्टेंट होता है, इसको गामा बोलते हैं ऐसे। वी कॉल इट गामा, ऐसा लिखा जाता है। अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं ना हम लोग मैथ्स में। तो देन यू हैव टू प्रूव दिस, इसमें यहाँ पे गामा भी आ जाएगा, आ जाएगा माइनस भी रहेगा। ये इसको हम स्लोप बोलेंगे, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, डीपी बाई डीवी इधर जब वाई एक्सिस। ओके ठीक है, पहले इसको करो, कल मैं थोड़ा ग्राफ भी समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इफ पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा गामा इज आल्सो कांस्टेंट, राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट है, और पी क्या है, प्रेशर है, और वी वॉल्यूम है। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ये इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। तो वहां पे डिफरेंशिएट करके हमें स्लोप निकालना पड़ता है इस प्रोसेस का, बोला जाता है स्लोप निकालो। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो यहीं पे हम इसका सीख लेते हैं, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा और एक्स टू द पावर एन भी है ये वाला टर्म। इसमें सिंगल पावर थी तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सिंगल पावर थी, दोनों में सिंगल पावर थी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर पावर जो है गामा है, वो गामा आगे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ट्राई करना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो होमवर्क पे चलते हैं अभी हम लोग। ये क्वेश्चन था, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी का फंक्शन लाना पड़ेगा, तभी हम उसको मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकते हैं। चलो फिर इसको करते हैं। t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। सम ऑफ योर डन इट सॉल्व, डन इट करेक्टली, बट फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, पहले वेलोसिटी का रिलेशन लाना है। क्या करना पड़ेगा, 3 को इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, रूट एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ इस तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलेगी ना, वेलोसिटी के बारे में बताना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें तुम्हें वेलोसिटी का फंक्शन दिया ही नहीं था, पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। dx बाई dt, टी स्क्वायर का सर आवाज बहुत डिफरेंशिएशन अटक रही बताओ। है।
सर आपकी 2t आवाज बहुत अटक के आ रही है। सर आवाज बहुत अटक रही 9 का है। डिफरेंशिएशन 0 आता है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है 0। 6t का Sorry? -6। हाँ -6 ही बचेगा, t का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया हम लोग को 2t - 6 है ना। यहाँ अभी क्या करें, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मिनिमा तो वेलोसिटी। 0 इनपुट करेंगे। हाँ, तो अभी इसको 0 पुट करेंगे कि डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे। वेलोसिटी मिनिमम, तो जिसका मिनिमम मैक्सिमम पता करना होता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अभी तक तो हमें फंक्शन ही नहीं था वेलोसिटी का, अभी हमने अभी बनाया फंक्शन वेलोसिटी का। तो अभी वेलोसिटी का पता करना है मैक्सिमम मिनिमा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से। ओके, एक मिनट, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ एनी। अच्छा, तुम लोगों ने इसको फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के लिए डील करना था ना, ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना। तो मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है डिफरेंशिएशन? नहीं, इसमें टी आई नहीं रहा है ना, टी आई नहीं रहा है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए करना पड़ेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। वेलोसिटी के लिए नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वेलोसिटी का फंक्शन तो अभी मिला है ना हमें। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए ओके, y मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 2। ठीक है, तो नो डिस्प्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ वेलोसिटी कट करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इफ एनी, जरूरी नहीं हमेशा हो, चलो चेक करते हैं है क्या, इसीलिए इफ एनी लिखा हुआ है। वेलोसिटी के लिए इसमें नहीं आएगा, बिकॉज हमें टाइम का वही नहीं मिला हमें। ठीक है, तो इसको 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, t - 3, तो t = 3। 3 पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, तो कैसे चेक करेंगे मिनिमम या मैक्सिमम, एक बार और डिफरेंस सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2, 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, t का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है ये। ठीक है, जस्ट चेक करते हैं, ये अपना सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, देखो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो क्या होता है, वेयर इट, हाँ यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो मिनिमम, तो डिस्प्लेस वेलोसिटी के लिए नहीं है ये, क्योंकि वेलोसिटी के लिए फंक्शन नहीं मिला। ठीक है, मिनिमम, तो इस पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो x मिनिमम कब होगा, इसमें वैल्यू, हाँ सर आवाज बहुत आवाज अटक रही है। तुम लोग की क्लास, हाँ तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। सर आज अभी रुक बारिश जाओ भी दो, हो रही है, के कारण हो रहा होगा। तुम्हारी आवाज बहुत कट के आ रही, रुक सर जा, आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम जस्ट है। वेट, हो सकता है सेटल हो जाए। नहीं, नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी मैंने क्लास लिया थोड़ी देर पहले, आज तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आई डोंट नो, स्काइप पे लिया था मैंने, और फिर रुक जाओ इसको थोड़ा वायर्स को, हाँ जस्ट एक बार मैं, अभी फिलहाल जब तक आप बोल रहे तब अभी क्लियर आ रही थी, जब आप बोल रहे थे कि अभी क्लास ली। हाँ तब सही है। ठीक है, ठीक है अभी, चलो फिर सर नाउ इट्स ओके। यस सर। चलो, तो मिनिमम कर लो, अभी मिनिमम आ गया, तो ये वैल्यू पुट कर दो इस फंक्शन में,
x के फंक्शन में कितना t इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 कितना आ रहा है 9 0 प्लस 9 ये कितना है 18, तो 0 डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। वेलोसिटी की जगह बस डिस्प्लेसमेंट करना था वहां पर, ठीक है। वेलोसिटी कट करके डिस्प्लेसमेंट 0 एट t इज इक्वल टू 3 डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, ठीक है। ऑलराइट, चलो फिर इंटीग्रल कैलकुलस पे चलें। सर शायद एक और होगा। सर और एक Yes. क्वेश्चन मिनिमम में डिफरेंशिएट करके एक और है, अच्छा ये वाला है ना, हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये दिया था और है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ तक तो मैंने कर दिया था, अभी आगे देखो। ये सही किया किसने, किसने सही भेजा था, शाश्वत का सही है, और किसने भेजा था, कितना आंसर आया था, संस्कृति। सर मैंने नहीं किया, इसके वो मैं बाद अभी नहीं किया, तो यहाँ तक तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम है ना, फोर्स का फंक्शन अपने पास आ गया। देखो फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फंक्शन आ चुका है अपने पास। तो वेरिएबल क्या है, स्मॉल एम कितना पीस हम काट के रखें उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम df बाई dm स्मॉल m इज इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, बोलो df बाई dm। कांस्टेंट को हम मास नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। मास को आगे शिफ्ट कर दिया, dm बाई स्मॉल dm माइनस ddm ऑफ m स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो 0 है, तो यहाँ पे dm बाई dm 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कैपिटल M बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ भी m स्क्वायर है, नीचे भी m है, मतलब दोनों सेम होने चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। ये भी m कितना आएगा m स्क्वायर का, x स्क्वायर का कितना होता है 2m डिफरेंशिएशन 2m 2x, तो यहाँ पे 2m आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया। अभी ये तो 0 माइनस 2m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2m, ये कंडीशन आ गई। मतलब स्मॉल m शुड बी हाफ ऑफ द कैपिटल M। जो छोटा मास हम ब्रेक करके यहाँ पे रखेंगे, इसमें से छोटा मास हमने ब्रेक किया ना, तो छोटा नहीं है, बिल्कुल आधा ही ब्रेक करना पड़ेगा, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा, 50%। सपोज वो 1 kg का है, तो हाफ kg ब्रेक करके इधर रखो, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे फोर्स मैक्सिमम, कैसे बोल सकते हैं मिनिमम भी तो हो सकता है, वो तुम्हारा हेडेक है। अभी कैसे चेक करेंगे मैक्सिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम माइनस आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव माइनस। देखो ये तो कांस्टेंट आ गया, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इसका डिफरेंशिएशन जो है -2 बचेगा, है ना, तभी तो मैक्सिमम होता है। सेकंड डेरिवेटिव माइनस होता है तभी तो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग, मैंने बताया ना फिजिक्स में हम लोग नहीं करते, वही आंसर हो जाता है। फिर भी तुम्हें लेकिन चेक कर लेना पड़ेगा अपने आप। सेकंड डेरिवेटिव में दिख रहा है, तो आधा 50%। सपोज ये 2 kg होता है तो 1 kg निकाल के इधर रखना है। ऐसे ही चार्ज के लिए भी होता है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। यहाँ पे बोलेंगे क्यू कूलम चार्ज है, कितना चार्ज हम इधर रखे ब्रेक करके, तो आधा रखना पड़ेगा, क्यू में से Q/2 इधर निकालना पड़ेगा, ये Q/2, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो फिर से हम इसको करेंगे जब ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में जाएंगे, फिर से मैं ये तुम्हें दूंगा क्वेश्चन। सबको समझ में आया? फोर्स की इक्वेशन बनाई हमने, 9th में पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन फोर्स। एक मास जो है पहले m था, वो उसमें से छोटा m निकाल लिया हमने, तो m1 जो है m - m बचा, और ये m2 जो है m,
2 मासेस का हमने फोर्स की इक्वेशन लिखी, उसको डिफरेंशिएट किया स्मॉल m से, ये स्मॉल m ही पूछा है, कितना निकालें वही वेरिएबल है, और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दिया और m/2। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ तुम लोगों को कौन से फार्मूले डिफरेंशिएशन के यूज हो रहे हैं। देखो हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की थी। सम ऑफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, सम ऑफ यू टोल्ड मी सर मुझे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम जा रही है। तो फिर से मैं जस्ट थोड़ा सा वापस चलता हूँ। डिफरेंशिएशन में एक ही फार्मूले की प्रैक्टिस की थी, वही हमें यूज हो रही बार बार। बस मैंने बोला था एक्स की जगह कुछ और चेंज हो जाएगा सिंबल, यहाँ पे एक्स की जगह एम हो गया। एक की तो फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ये पावर आगे आ जाती है और एक कम भी हो जाती है, ठीक है। तो यही मैक्सिमम यूज होता है। तो बस एक्स की जगह कभी हमने देखा कभी वो कोई और टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पे एम आ गया था, है ना, या यू आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तो यही फार्मूला आगे भी देखो बार बार लगेगा। इंटीग्रेशन में भी ऐसा फार्मूला है, लेकिन वो रिजल्ट दूसरा है उसका। बट वी स्टार्टेड दैट डे ना, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। हो गए सारे क्वेश्चन? और कोई बाकी है? ओके, जस्ट मिनट, एक मिनट, बैटरी डाउन है, थोड़ा सा ऑन कर लो स्विच। ओके, और कोई पेंडिंग है जल्दी से बताओ, डाउट होगा तो डाउट पूछ लो, और रिवाइज करते रहो डिफरेंशिएशन के फार्मूले जितना सीखा है। बट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया अपना तो ये डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन था, है ना, होमवर्क में दिया था पार्शियल डेरिवेटिव। Yes, sir. ये देखो, नहीं ये तो यहाँ पे है, ये वाला था, है ना, यहीं पे करूं, जगह कम है। देखो ये आ गया था, देखो जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y एंड z कांस्टेंट होता है, डेल f बाई डेल x करना है, तो ये y तो आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर जेड आगे आ जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स ही है इसमें। तो बस y तो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, अभी मैंने बताया, वाई स्क्वायर जेड, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो बस ये फर्स्ट आ गया था ये तुम लोगों का? नहीं आ गया था नोट कर लो। तो ये आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट पार्ट का, 2x बाय प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो ये हो गया तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर। ओके, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। ओके, दिस नॉट, ये नॉट रिक्वायर्ड है ना, इसको मैं हटा देता हूं। चलो, सेकंड वाले का क्या है, क्या बोलो? X square plus 2xyz. डेल एफ बाई डेल वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी y वेरिएबल हो गए, बाकी कांस्टेंट हो गए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, डेल वाई बाई डेल वाई प्लस एक्स जेड आगे शिफ्ट कर देंगे, और y का वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई 1 हो गया ये, प्लस एक्स जेड एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xyz। ठीक है, नोट कर लो। थर्ड वाला अपने आप करने की कोशिश करो, थर्ड पार्ट z के रिस्पेक्ट में। तो पहले अच्छा बताओ, चलो
जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स एंड वाई तो कांस्टेंट रहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा बोलो? हिमांशु बोलो। 0. चलो 1 by 1 आई एम आस्किंग टॉप। एक मिनट, किसका? हिमांशु ने आंसर दिया, किसने दिया? आसमा, पहले आसमा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। जेड इज द वेरिएबल नाउ, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। और सेकंड टर्म में कैसे करेंगे बताओ आसमा? अनुश्री, सर एक्स और वाई को कांस्टेंट रखेंगे। एक्स एंड वाई को कांस्टेंट, तो उसको आगे शिफ्ट कर लेंगे। हाँ सर। और जेड का डिफरेंस डेल जेड बाय डेल जेड है ना, तो ये 1 हो जाएगा फिर, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1, दैट्स ऑल। तो इसमें जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल होते हैं, बाकी कांस्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी था, देखो, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग अदर टू टर्म्स कांस्टेंट। ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट ट्रीट करके उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। इंडिपेंडेंट है तो 0 हो जाएंगे। इसमें देखो जेड से किया तो इसमें जेड नहीं है इनके साथ, इसलिए इसका 0 हो गया थर्ड वाले में। हाँ सर। ठीक है, आगे देखिए फिर। चलो फिर ये हो गया। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन का स्टार्ट किया था, उसको मैं रिवाइज करता हूँ फिर से। इंटीग्रेशन जो है मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन और टू ऐड, है ना। पर्टिकुलरली एरिया निकालने में काम आता है ना। और इसका सिंबल ऐसा होता है, एस, इलोंगेटेड एस। और सम भी है, सम करते हैं, समझ लो एस, हमने सम का एस उठा लिया, इधर लगा दिया। तो ये हमें जैसे सपोज ये इसका एरिया निकालना था इतना पार्ट का, तो नैरो स्ट्रिप ले ली, वो रेक्टेंगुलर दिख रही है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ, है ना। लेंथ इंटू विड्थ बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो उससे, तो दैट इज नथिंग बट एरिया, है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द कर्व पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो या तो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लें, लेकिन कर्व्ड है तो इसका हमें पता ही नहीं होता कितना कर्व का क्या क्या एरिया होता है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती। इंटीग्रेशन, छोटे छोटे स्ट्रिप ऐड हो जाएंगे। देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या, छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाल के हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन डज। छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का ऐड करना है ऐसे। तो वो हम ग्राफ से नहीं कर पाते, इस, है ना, ऐसे नहीं कर पाते। तो इंटीग्रेशन हमारा काम कर देता, वो छोटे छोटे एरियाज का ऐड करना, टोटल एरिया निकालना, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। x1 से x2 तक, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। x1 लोअर लिमिट होती है ग्राफ की या फंक्शन की, x2 अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया था। इफ लिमिट्स आर गिवन, इफ लिमिट्स आर गिवन देन वी कॉल इट डेफिनेट इंटीग्रल, एक डेफिनेट एरिया मिल जाएगा हमें। और इफ लिमिट्स आर नॉट गिवन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर हमें पता नहीं रहेगा कितना एरिया, तो हम उसका डेरिवेशन करके छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन निकाल के छोड़ देंगे, फिर हम उसको बोलेंगे प्लस सी लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, छोटा एरिया है या बड़ा एरिया, तो उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। देन इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उस दिन। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो फिर हमने एक फार्मूला भी सीख लिया था x टू द पावर n का। x टू द, अगर y का फंक्शन x टू द पावर n है, वेयर n इज द कांस्टेंट एक्सेप्ट इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 उसे नहीं लिखा था मैंने, बताया ना लिमिट होती है, तो -1 होता है तो वो लॉग, उसका log x आ जाता है। -1 है ना, तो उसका अलग इंटीग्रेशन होता है। फार्मूले जब हम सीखेंगे तब -1 का भी देख लेंगे हम। फिलहाल -1 को छोड़ के सबके लिए ये फार्मूला होता है। पावर एक बड़ी भी, जितनी बड़ी है वो पावर नीचे भी आ जाती है, प्लस सी। सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट नहीं लिखते तो सी लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। यहाँ तक ओके है? इफ यू हैव द डाउट यू अनम्यूट एंड आस्क, ठीक है। सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुल मिला के तुमने ये फार्मूला लर्न कर लिया इतना सा,
तो 90% इंटीग्रेशन कर ले जाओगे तुम, और उधर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है वो लर्न कर लिया ना, दैट्स ऑल, तुम्हारा काम फिजिक्स में हो जाएगा एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये, डिफरेंशिएशन वाला क्या था? पेज अभी मत पढ़ो, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो पहले शाश्वत, और ध्यान दो इधर, ठीक है। इसका क्या था? n(x to the power n minus 1). एक फार्मूला ये और दूसरा ये अगर तुम्हें आते हैं पक्के से, तुम्हारा काम हो जाए फिजिक्स में, तुम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये फार्मूला लर्न कर लो, और आगे हम इसका अपनी कैसे अप्लाई करने हैं वो भी सिखा रहे हैं। जैसे हमने ये किया था y = x², इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा, हमने कई बार किया है ना, इस फार्मूले से डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहाँ पे दोनों एक साथ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या किया, फार्मूला लिखा y dx, ये फार्मूला, y की वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट स्टेप में ये आ गए। कभी कभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप नहीं लिखेंगे। तो पावर 2 है तो 3 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे भी आ जाएगी, f³ + c, लिमिट नहीं दी है तो c। अभी यहाँ पे लिमिट भी दे दी सेम फंक्शन, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया, x³ आ गया था, प्लस c नहीं लिखेंगे अभी, क्यों? बिकॉज 0 से 2 तक लिमिट दे दी गई है। फिर हमने अपर लिमिट जो है पुट करते हैं x की जगह, और माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं x की जगह, पावर एज इट इज रहेगी। तो x की जगह 2 पुट कर दिया, पावर 3 8 हो गया, ये 0 हो गया, 8/3। और ये भी हमने शायद क्लास में कर लिया था, फिर से इंटीग्रेशन वही आएगा, लिमिट देखो, अपर लिमिट पुट कर रही हमने यहाँ पर, तो 2 to the power 3 माइनस लोअर लिमिट है ना, यहाँ 1 यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे है, उतना एरिया में घटाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस आता है। पहले 0 से था तो एरिया घटा नहीं, अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है, x1 = 1, इतना एरिया माइनस, लॉजिकली माइनस हो जाता है, वो नहीं चाहिए था, तो यहाँ माइनस हो गया, तो 7/3। तो यहाँ तक हमने उस दिन कर लिया था ना। तो अभी पूछ लो, कुछ प्रॉब्लम है? अभी थर्ड वाला पार्ट करना है, फिर आगे का टेबल भी करना है। तो थर्ड पार्ट देखिए, लिमिट ही बस चेंज करनी है, फंक्शन डिफरेंशिएशन तो वही है, x³ डायरेक्ट लिखूं मैं थर्ड हाँ वाले में? सर, 9/3 आंसर। तो ये तुम्हारा लिमिट x³ आ गया था, लिमिट -1 से लेकर 2 तक है, तो 1/3 आगे कॉमन मतलब बाहर निकाल दिया। अभी अपर लिमिट पुट कर दी, 2 to the power 3 माइनस -1 की पावर 3, कितना आंसर आया बाय द वे? 9/3 अस्मा का, 3 और बाकी लोग, बाकी हाँ, अदर्स का 9/3 9/3, 3 हो गया फिर से, तो हाँ 3 है। देखते कितना आ रहा है। चलो, तो 1/3 ये 8 हो गया, और ये -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 9/3 मीन्स 3 हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, क्यूब था तो वो इसलिए माइनस रहा, और माइनस माइनस बाद में प्लस हो गया, मतलब इधर का एरिया भी ऐड हो गया। देखो, अगर हम थोड़ा सा देखें, ये ग्राफ थोड़ा कुछ ऐसे जाएगा, देखो यहाँ 0 से आके फिर इधर जाता है एक्चुअली ग्राफ। अगर हम जब ड्रा करेंगे ना ग्राफ इसका, तो हम सीखेंगे कैसे। तो इधर एरिया भी ऐड हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये वाला तो हो गया 0 से लेकर 2 तक का, इसलिए ज्यादा आ रहा है। 0 से 2 से ज्यादा, 0 से 2 वाला कितना आया था? 8/3 आया था, ये उससे भी थोड़ा ज्यादा आया, 9/3 मीन्स 3। पहले पार्ट में देखो 0 से था 8/3, 2 पॉइंट समथिंग है ना, और ये पूरा एग्जैक्टली 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। तो यही मेन है फिजिक्स, मतलब यही इसी तरीके से सिचुएशन हम बार बार डील करने वाले। इतना भी तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हारा काम फिजिक्स में चल सकता है 90%। बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल, तो यू हैव टू बी थारोली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इवन बोर्ड के लिए भी थारोली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू, डरने की बात नहीं है इसमें कि भाई बहुत मुश्किल जा रहा है शुरू में। एक्चुअली में ये 12th में है तुम्हारा, ये सब चीजें मैथ्स में, वो भी 12th में, तो वो हम 11th में पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल जाता है शुरू में, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। नया टॉपिक है ना तुम्हारे लिए, इसलिए ठीक है। तो क्या सीखा हमने? फार्मूला सीख लिया,
और लिमिट समझ ली, अपर लिमिट किसको बोलते हैं, लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, और लिमिट अगर दी होती है तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक डिफाइन एरिया हमें निकालना पड़ता है, और लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और x टू द पावर n का फार्मूला अभी हम यूज कर रहे हैं, बाकी फार्मूले हम बाद में पढ़ेंगे। क्या है फार्मूला x टू द पावर n का? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना आता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c जनरल